तो जो सीटेट के अंदर बच्चा गलतियां करता है जिनकी वजह से उसको बहुत दिक्कत आती है और एग्जाम भी पास होने में उसको बड़ी प्रॉब्लम फेस करता है वो, तो मैं अपने स्टूडेंट को इन गलतियों से बचाता हूं, तो आपको भी बचाऊंगा। तो ये वीडियो दोबारा आ गई है, ठीक है, हर बार मैं बनाता हूं ताकि बच्चा इन गलतियों से बच सके। पिछली बार का रिजल्ट है, जो पिछली बार आपका एग्जाम हुआ था, ऑनलाइन आपका एग्जाम हुआ था, जो आपका दिसंबर में हुआ था, और जो आपके एग्जाम दिसंबर से आपके जनवरी तक चले थे। देखिए आप लोग इसमें अपना आंकड़ा देख सकते हो, ये आपका पेपर 1 है, पेपर 2 है। पेपर 1 के अंदर जो अपेयरिंग कैंडिडेट थे वो थे आपके 14,95,511, यानी लगभग 15 लाख कैंडिडेट थे जिन्होंने अपना पेपर 1 का अपना एग्जाम दिया था। उसमें से पास पास कितने हुए? मात्र 4,45,467, ठीक है, यानी लगभग 15 लाख में से मात्र 5 लाख के करीब बच्चे पेपर 1 पास हुए, यानी 10 लाख बच्चे करीबन इसमें फेल हो गए पेपर 1 के अंदर। इतना आसान पेपर, सीटेट का पेपर क्या है, सबसे आसान पेपर मैं इसको मानता हूं सीटेट के पेपर को, लेकिन फिर भी इतने बच्चे इस एग्जाम के अंदर फेल हो गए। इनकी क्या वजह है, उनके बारे में आज की वीडियो के अंदर बात करूंगा, उनके समाधान के ऊपर बात करूंगा। इसलिए मैंने कहा था इन गलतियों के बारे में आज के वीडियो के अंदर आपको बताना बहुत जरूरी था, ताकि आप लोग इनके बारे में बच सके। बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। सबसे पहले जो बच्चा गलतियां करता है, शुरुआत से लेके चलता हूं, वो बच्चा गलतियां करता है अपने फॉर्म भरने के अंदर, यही से बच्चे की गलती स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद आगे करूंगा एक एक करके बात। बच्चा गलती कर देता है अपने फॉर्म भरने से, स्टार्टिंग कर देता है, और यही से उसके दिमाग में नेगेटिव चीज आ जाती है। फॉर्म भरने के अंदर कभी तो अपने नाम के अंदर गलती कर देगा, कैंडिडेट नेम में गलती कर देगा, मदर्स नेम में कर देगा, फादर्स नेम में कर देगा। जब यहां पर गलती कर देगा तो एग्जाम तक उसके माइंड में एक नेगेटिविटी रहती है, यार मेरे नाम गलत रह गया। देखिए अगर मान लीजिए आपने फॉर्म जो होता है पहले तो उसको प्रॉपर सही तरीके से भरिए, उसको कई बार चेक करिए और फिर उसके बाद उसको सबमिट करिए, ठीक है। ये तरीका हो गया खुद से भरने का। अगर आप खुद से नहीं भरते और किसी कैफे वाले से भरवाते हो, तो कैफे वाले के पास में बैठकर फिर उससे भरवाओ कि भैया हम यही बैठेंगे, अब हमारा फॉर्म भरो। ये नहीं कि उससे डॉक्यूमेंट दे दिए या अपना घर चले गए कि भाई तू भर दियो, हमारा फॉर्म भर दियो। तो सही तरीके से प्रॉपर तरीके से अपना फॉर्म भरिए। दूसरी बच्चा गलती करता है, लैंग्वेज के अंदर कंफ्यूज हो जाता है। अब देखिए सीटेट के एग्जाम के अंदर आपकी 2 लैंग्वेज पूछी जाती है, जो आपके 30-30 नंबर की आती है। अब 2 लैंग्वेज के अंदर भाई आपके पास खुद का आपका ऑप्शन है, आप 2 लैंग्वेज कौन सी लेना चाहते हो। आप लोग हिंदी इंग्लिश ले सकते हो, हिंदी संस्कृत ले सकते हो, आप लोग इंग्लिश संस्कृत ले सकते हो, XYZ कोई भी लैंग्वेज आप लोग 2 ले सकते हो। कुछ बच्चे कहते हैं कि मान लीजिए सर अगर हमने यहां पर संस्कृत ले ली तो आगे जो वैकेंसी जो वाले एग्जाम होते हैं, लाइक आपका केवीएस वगैरह हुआ, जो भी एग्जाम हुआ, क्या उसमें कोई दिक्कत आएगी? कुछ दिक्कत नहीं आएगी। आपने सीटेट में जो यहां पर लैंग्वेज ले ली, जो यहां पर आपने जो भी कीर्तिमान खड़े कर दिए, वो यहां पर आपका पास हो जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके बाद आगे वो आपका कोई उसका फर्क नहीं बैठेगा, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर आपको जो लैंग्वेज है वो यहां पर 2 लैंग्वेज ले लेगा। लेकिन ध्यान रख लेना, अगर मान लीजिए आपने पहली लैंग्वेज हिंदी ली और दूसरी लैंग्वेज मान लीजिए संस्कृत ली, तो आपने एग्जाम टाइम में भी आपको ध्यान रखना है कि पहली लैंग्वेज आपकी हिंदी है, तो वहां पर जब आपके क्वेश्चन शुरू होंगे, ठीक है, तो वहां पर पहली लैंग्वेज आपको हिंदी से स्टार्ट करनी है, यानी कि वहां पर जाकर आपने दूसरी लैंग्वेज हिंदी स्टार्ट कर देना, वरना वहां पर दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो दोनों लैंग्वेज में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, आपको ध्यान रखनी है पहली लैंग्वेज ये है और दूसरी लैंग्वेज हमारी ये वाली है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब आगे मेन बातों के ऊपर, जहां से आपकी दिक्कत शुरू होती है, जहां पर बच्चा कंफ्यूज होता है और इतने बच्चे जो फेल होते हैं, ठीक है। तो देखिए पहली बात तो आप लोगों को ये सिंपल पता चल गई कि सीटेट क्या है। सीटेट खाली एक आपका एक एलिजिबिलिटी आपका सर्टिफिकेट है, एक तरीके की आपकी सीडी है, जिससे आपके जो अपकमिंग एग्जाम है, जिनसे आपको जॉब मिलेगी, जैसे आपका केवीएस का एग्जाम हो गया, सुपरटेट हो गया, DSSB का एग्जाम हो गया, इनके लिए आप लोग एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। तो ये आपका सीटेट का सिर्फ आपकी एक सीडी है। जैसे मान लीजिए आपका बिहार का 7th फेज है, उसमें तो डायरेक्ट आपको जॉब मिल जाएगी। तो इसलिए सीटेट की तैयारी आपको इस तरीके से करनी है ताकि सीटेट भी अच्छे तरीके से पास हो जाए और यहां से आपका एक बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए, ताकि आगे जैसी वैकेंसी निकले, जैसे केवीएस की वैकेंसी सामने खड़ी है, इसका रिक्रूटमेंट का काम लगभग पूरा हो चुका है, ठीक है, और मेरे ख्याल से आपके सामने बहुत बढ़िया मौका आपको मिलने वाला है। तो इसकी तैयारी इस तरीके से करिए कि ये भी अच्छे नंबर से पास हो जाए और जैसी वैकेंसी निकली उसके लिए आप लोगों की तैयारी अच्छे नंबर से आप लोग उसको कर सको, ठीक। अब देखिए बच्चे की गलतियों के बारे में बात करते हैं, जो बच्चे गलतियां करते हैं। पहले आप लोग मेरी सिंपल सी एक बात बताइए, जितने लोग आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग जब किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, मान लीजिए कोई भी एग्जाम हो, सीटेट हो, XYZ कोई भी एग्जाम हो, जब मैं भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करता था, जब भी किसी एग्जाम की तैयारी करो, सबसे पहले उस एग्जाम के सिलेबस के बारे में जानो। जब तक आपको किसी भी एग्जाम के सिलेबस के बारे में सॉरी
जब तक आपको किसी भी एग्जाम के सिलेबस के बारे में पता नहीं होगा, आपको मालूम कैसे होगा कि सिलेबस का एग्जाम का पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या चीजें सिलेबस के अंदर गिवन है, कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो कोई भी आप लोग एग्जाम दीजिए XYZ, उसके सिलेबस के बारे में पहले जानकारी इकट्ठा करिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम करिए, सिलेबस को डाउनलोड करो और सिलेबस के बारे में जानकारी इकट्ठा करिए। ये पहला काम होता है आपको। XYZ कोई भी आप अपना एग्जाम दीजिए, क्योंकि मैंने जितने भी एग्जाम दिए सबसे पहले मैं सिलेबस को देखता था। अगर आप सिलेबस को देख लिया आपने तो आपको पता लग जाएगा भाई ये सीटेट का एग्जाम है। क्योंकि बच्चे क्या काम करते हैं, बच्चे मान लीजिए सीधा दुकान पर जाता है, एग्जाम उसने फॉर्म भर दिया, दुकान पर जाएगा, भाई सीटेट की किताब दे दे, या उसके बाद कोई कोचिंग ले लेगा और कोचिंग के अंदर मान लीजिए यूट्यूब पर पढ़ेगा, जो टीचर पढ़ा रहा है उसको पढ़ता जाएगा। टीचर ने मान लीजिए साइकोलॉजी पढ़ा रहा है, साइकोलॉजी पढ़ता जाएगा। ग्रामर पढ़ाते जा रहा है, दुनिया भर की ग्रामर पढ़ता जाएगा। टेट के क्वेश्चन अगर किताब के अंदर है, टेट के क्वेश्चन पढ़ता जाएगा। सबसे पहले मेन बात है, आपको खुद पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में चीजें क्या आनी है, उसके बाद आपको दूसरे पर डिपेंडेंट होना है। तो सबसे पहला मेन काम है, आपको अपने सिलेबस का पता होना चाहिए। या तो आप लोगों के पास सिलेबस हो, ठीक है, या फिर सबसे मेन काम आप लोग कर सकते हो, मैंने आपके लिए सहूलियत दी हुई है, जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं, चाहे आपका CDP हो, EVS हो, मैथ्स हो, जो आपकी लैंग्वेज हो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत हो, ठीक है, इंग्लिश की अभी नई डेली वीडियो, या सोशल साइंस वगैरह हो, उनकी जो मैंने फर्स्ट क्लास डाली हुई है, जो मेरी फर्स्ट क्लास डली हुई है, तो फर्स्ट क्लास वाली वीडियो देख लेना। उसमें मैंने उनके सिलेबस के बारे में डिटेल में चर्चा करी हुई है। ठीक है, उनके बारे में डिटेल में चर्चा करी हुई है कि भाई आपके जो आपके सब्जेक्ट है, इनके अंदर ये वाले आपके टॉपिक आने हैं और ये चीजें नहीं पूछी जाएगी। या तो आप लोग सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए, या फिर मेरी फर्स्ट वीडियो देख लीजिए सभी सब्जेक्ट के ऊपर। मैंने उसमें क्लियर बताया हुआ है कि ये टॉपिक आपके एग्जाम में आने हैं। मेरे ख्याल से आप लोग फर्स्ट क्लास वाली वीडियो देख लोगे, वो ज्यादा आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि उससे बाहर आपके चीजें नहीं पूछी जाती है। जैसे आपका CDP हो गया, तो CDP में मैंने बता दिया कि भाई आपके 3 मनोवैज्ञानिक आते हैं, जीन पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की। अगर बात करें आपके टॉपिक की यानी चैप्टर की, जो आपके एग्जाम में आते हैं, आपका डेवलपमेंट आ जाता है। डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट के प्रिंसिपल होते हैं, उनके बारे में पूछ लिया जाता है। हेरिडिटी, एनवायरमेंट आ जाता है, सोशलाइजेशन आ जाता है, जेंडर आपका आ जाता है। ठीक है, इंटेलिजेंस आ जाता है। इंटेलिजेंस क्या होती है, इंटेलिजेंस के अंदर आपका हार्वर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी आपका आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका असेसमेंट वगैरह आ जाता है। तो इस तरीके से मैंने हर चैप्टर जो आपके सब्जेक्ट है, उनके सिलेबस के अंदर जो जो चैप्टर आपके एग्जाम में आते हैं, उनको पहली क्लास के अंदर खोलकर बताया हुआ है। तो या तो आप सिलेबस देख सकते हो, या फिर मेरी फर्स्ट क्लास की वीडियो देख सकते हो। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि भाई हमारे जो पेपर है उसके अंदर ये टॉपिक आने, ये चैप्टर आने, तो हमको यही पढ़ने हैं। इसके बाद अब हमें दुनिया भर की चीजें नहीं पढ़नी, जैसे बच्चा साइकोलॉजी वगैरह पढ़ने लग जाता है या ग्रामर पढ़ने लग जाता है। अच्छा, एक चीज और आती है, अब सिलेबस में कहीं भी नहीं है कि भाई आपको ग्रामर पढ़नी है। सिलेबस में कहीं भी नहीं है कि अब आपको ग्रामर पढ़नी है। अब बच्चा साहित्य पढ़ने लग जाएगा, ग्रामर के बारे में दुनिया भर की चीजें पढ़ने लग जाएगा, इतिहास पढ़ने लग जाएगा ग्रामर का। तो ग्रामर आपको बिल्कुल नहीं पढ़नी। बट मैंने आपको क्या कहा हुआ है कि आपको बेसिक ग्रामर जरूर पढ़नी है। क्या पढ़नी है आपको बेसिक ग्रामर जरूर पढ़नी है। आपके जो सीटेट का एग्जाम होता है उसमें आपके पैराग्राफ पूछे जाते हैं, गद्य पद आपको पूछे जाते हैं। उसी के अंदर आज से आपको ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं, 8-10 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं दोनों लैंग्वेज के अंदर से। उसी में आपके संधि, समास, आपके अलंकार, आपके उपसर्ग प्रत्यय आपके पूछे जाते हैं। तो आपको पूरी ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ बेसिक ग्रामर की आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें मैंने अपनी जो भी मेरे सब्जेक्ट है उनकी फर्स्ट क्लास के अंदर ये चीजें बताई हुई है। अब बच्चा देखो गलती क्या करता है, बच्चा पूरी ग्रामर पढ़ने बैठ जाएगा जो कि उसके एग्जाम में नहीं आनी। और यहां पर चीज क्या बताई हुई है कि बेसिक ग्रामर आपको पढ़नी है। बच्चा क्या पढ़ने लग जाएगा, पूरी साइकोलॉजी पढ़ने लग जाएगा, जबकि पूरी साइकोलॉजी नहीं पढ़नी, मेन टॉपिक पढ़ने, मेन चैप्टर पढ़ने, जो कि मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर बताया है। ठीक है, आई होप आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं कि बच्चा गलती क्या करता है, पेपर में चीज क्या आनी है और बच्चा क्या काम करता है। तो फेल होने के रीजन आप लोग समझ रहे हो। ये जो लाखों बच्चे फेल होते हैं ना, ये इस वजह से फेल होते हैं, जो भेड़ चाल चलते हैं। भाई तू क्या पढ़ रहा है, मैं ये पढ़ रहा, चल ठीक है मैं भी यही पढ़ूंगा। ठीक है, ले भाई ये पढ़ रहा है तो ले मैं भी ये पढ़ता हूं, ये किताब लेकर आ गया। दूसरों को फॉलो करके आप लोग बिल्कुल मत पढ़िए। ठीक है, अपना दिमाग लगाओ, सिलेबस डाउनलोड करो या मेरी फर्स्ट वीडियो देखो सभी सब्जेक्ट की, उससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी। अब आपको सिलेबस पता चल गया कि भाई ये चैप्टर हमारे एग्जाम के अंदर आने हैं। अब मेन चीज आ जाती है कि भाई स्टडी मटेरियल हमारे हाथ में क्या होना चाहिए। अब पढ़ने के लिए किताबें भी तो होनी चाहिए, या स्टडी मटेरियल होना चाहिए कि भाई इस एग्जाम के लिए किताबें कौन सी पढ़े। सबसे पहले क्या काम करो, जब सिलेबस आपके हाथ में आ जाए तो जो भी आपका पेपर हो, जैसे मान लीजिए सीटेट का एग्जाम है,
तो जो भी आपका पेपर हो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप लोग लेकर आ जाइए। क्या लेकर आ जाओ? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आ जाओ, चाहे सीटेट हो। मैं आपको सीटेट के अलावा बाकी दूसरे एग्जाम की भी स्ट्रेटेजी एक तरीके से बता रहा हूं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से एक आपको आइडिया लग जाता है कि इस एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल किस तरीके का होता है, और एक आइडिया भी लग जाता है। और सीटेट के एग्जाम की एक खूबसूरती बताऊं, ज्यादातर क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से पूछे जाते हैं। अगर किसी बच्चे ने सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर लिए सीटेट, तो वो अच्छे नंबर से यही से पास कर जाएगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको हर हालत में करने हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं वीडियो को स्टॉप करता हूं, कल मिलता हूं 8 बजे। थैंक यू।